की जिज्ञासु सिद्धदयाल चौरसिया, ग्रामस्वरूप वर्मा, ललित सिंह यादव, जगदेव बाबू मानव, ये सब हमारी बाबा है। इसलिए अगर आगे बढ़ना है समाज को तो अपने बाबाओं का जयकारा लगा करके आगे बढ़ना होगा और कोई रास्ता नहीं। इसलिए अगर आप लोग अपने बाबा के वंशज हैं, बाबा के नाम पर चलना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, फतह करना चाहते हैं, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ खड़ा हो। भारत बाबा की जय, भारत बाबा की जय, भारत बाबा की जय। भारत के जन्म में जितने भी ज्ञात अज्ञात महापुरुष हैं, संतों गुरुओं महापुरुषों, इन्होंने इस धरती पर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति के खिलाफ जीवन पर संघर्ष किया। ऐसे सभी अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हैं। संत कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, कोई बार आप सुने साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, विद्या रामा स्वामी नायकर, बीपी मंडल, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, सिद्धदयाल चौरसिया, ललित सिंह यादव, अर्जक ग्रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, मानव कांसीराम, इतने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हैं। आज क्रांतिकारी पाखंड विरोधी नेता आमी विद्या रामा स्वामी नायकर का जन्मदिन है। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी को हम हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और इस अवसर पर हम अपने पूज्य बाबू जी माननीय मेवालाल मौर्य जी का भी सादर चरण स्पर्श करते हैं, जिन्होंने इस धरती पर आप अलग जगा रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको कि आप जब तक रहे इसी तरीके से हम सभी को प्रेरणा देते रहे। महापुरुष जो होता है कोई अलग थोड़ी होता है। महापुरुष जैसे विद्या रामा स्वामी नायकर थे, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु थे, विद्या साहब थे, ललित सिंह यादव थे, जगदेव बाबू, ये कोई अलग थोड़ी थे। जैसे उनके माँ बाप ने पैदा किया था वैसे हमारे भी माँ बाप ने आपको पैदा किया। केवल महापुरुष वही बन जाता है जो अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म के खिलाफ मानववादी समाज की रचना करने के लिए लड़ता है। वही महापुरुष लाइन में खड़ा होता है। अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न तो आप लोगों के खिलाफ ही हुआ होगा, क्योंकि आप लोग जिस समाज से संबंध रखते हैं, मुझे ये पक्का यकीन है कि किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी समय में जरूर शोषण, उत्पीड़न जरूर हुआ होगा। लेकिन चूंकि आपने उसको स्वीकार कर लिया होगा, इसीलिए क्योंकि आप उस लाइन पर नहीं चल पाए। और जिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, जिन लोगों ने शोषण, उत्पीड़न को स्वीकार नहीं किया, वो लोग इसी तरीके से सभाओं में आकर के ऐसे लोगों का बल मजबूत करते हैं कि बाबू मेवालाल जी आप आगे चलिए, शोषण के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ हम सब आपके साथ हैं। और वही महापुरुष बन जाता है। इससे माननीय मेवालाल मौर्य जी है हमारे जनपद जौनपुर के, तो मैं को महापुरुष कहूंगा, आपके जौनपुर के महापुरुष, जिन्होंने विद्या रामा स्वामी नायकर का जन्मदिन मना करके यहाँ के जन जन को ये एहसास कराने का काम किया है कि हम पाखंड के विरोधी हैं, अंधविश्वास के विरोधी हैं। यही कारण है बाबूजी के आह्वान पर आज जो लोग भी आए हैं, एक नए समाज की रचना करने के लिए। विद्या रामा स्वामी नायकर इतने बड़े पाखंड विरोधी थे उस जमाने में। आप सोचिए वो जमाना क्या था जब कुछ भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता। ये समाज पत्थर जैसा था, सोचने की भी ताकत नहीं थी। उस समय विद्या रामा स्वामी नायकर ने ये जान लिया था कि ये अंधकार क्या है, विश्वास क्या है, पाखंड क्या है। अगर हम इसमें लगे रहेंगे, इसी में हम रहेंगे, तो न तो हम अपना भला कर सकते हैं, न समाज का भला कर सकते हैं। उन्होंने जब अपने पुत्र की शादी किया तो लोग सहनाई बजाते, शादी में लोग सहनाई बजवाते हैं। विद्या रामा स्वामी ने क्या किया कि जो शोक संगीत होता, शोक संगीत, अपने पुत्र की शादी में शोक संगीत ये बजवाया। शोक संगीत का ये कहने का मतलब था कि भ्रम तोड़िए, शोक संगीत ये बजवाया और जितनी विधवाएं थी क्षेत्र की, उनके हाथों से अपने पुत्र के शादी का जो कार्यक्रम संपन्न कराया। वो इसलिए जब हम करेंगे तो समाज में ये प्रेरणा जाए।
धीरे धीरे ही सही, समय समय ही सही, समाज तभी वो जाता है जब देखता है फलाने ने किया, उसका कुछ नहीं हुआ, तो धीरे धीरे वो बात को मानने लग जाता। जैसे अभी आपके जनपद जौनपुर में यहाँ बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से शादी कराने का जो प्रचलन था, वो हमारे पिता मानी पालसराम गौर और श्रद्धेय हमारे पिता कुल मानी जालचंद गौर जी ने शुरुआत की। जब इस समय लोगों ने शुरुआत किया था तो मैं बहुत छोटा था, तो तमाम तरह का अपने ही समाज के लोग तमाम तरह की विरोधी बातें किया करते थे और मार्ग में अड़चन उत्पन्न किया करते थे। घर में समाज को दूर, घर में परिवार में एक बहुत बड़ा अड़चन था, बहुत ही कष्टकारी ये समय था, बड़ा विपरीत समय था। लेकिन उसी महापुरुषों की लाइन पर लोग चलते गए, वो कारवा बनता गया। अभी जो ये आज का समाज बैठा है, अब इसकी जिम्मेदारी है कि ये कारवा चलाए चलते चलते। मुझे पूरा उम्मीद है आज नहीं तो कल पेरियार रामास्वामी नायकर के विचारों का हाल हो जाए। पेरियार रामास्वामी नायकर ने उस तमिलनाडु की धरती पर पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ इतना जबरदस्त आंदोलन चलाया, पिछड़े वर्गों के लोगों में इतना उनका माइंड वॉश किया। वहां का जो तमिलनाडु का जो जन था, जो वहां लोग थे, इतना इस कदर तैयार हो गए। ये मैं वाकया बताता हूँ। तमिलनाडु में पिछड़े वर्गों को आरक्षण 1928 से ही लागू है। तमिलनाडु में पिछड़े वर्गों को आरक्षण 1928 से ही लागू है। जब संविधान लागू हुआ तो 1950 में ही ये जनरल नॉलेज का भी प्रश्न है कि संविधान का सबसे पहला संशोधन कब हुआ और क्यों? संविधान का सबसे पहला संशोधन कब हुआ, क्यों हुआ? 1928 से तमिलनाडु में पिछड़े वर्गों को आरक्षण लागू था। 1950 में संविधान में धारा 15(1) है। संविधान के अनुच्छेद में धारा 15(1) है। उसके तहत वहां के हाई कोर्ट ने, किसी ने पिटीशन दाखिल किया, वहां के हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार को निर्देश दिया कि पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया जाए, क्योंकि संविधान की धारा 15(1) में लिखित है कि भारत के नागरिकों में धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा के हिसाब से किसी के वो साथ कोई अन्याय नहीं किया जाए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 15(1) में ये है कि भारत के नागरिकों को धर्म, क्षेत्र और ये भाषा, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी कानून लेकर के जो तमिलनाडु की हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार को निर्देश दिया, बंगाल की सरकार को, कि ये पिछड़े वर्गों को आरक्षण खत्म कर दिया जाए, और तमिलनाडु की सरकार ने खत्म भी कर दिया। तो पेरियार रामास्वामी के लोगों ने जो तैयार उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कह दिया कि हाँ ये सही है, अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा, इसलिए तमिलनाडु में वो आरक्षण समाप्त कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो वह तमिलनाडु था, तो पेरियार रामास्वामी नायकर का कर्म क्षेत्र था, वहां लोग तैयार थे, वहां हिंसा हो गई। रामनाथपुरम एक जगह है, ये ऐतिहासिक तथ्य है, रामनाथपुरम एक जगह है जहां बवाल हो गया। ऊंची जातियों और पिछड़ी जातियों के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, और वह संघर्ष हिंसात्मक रूप ले गया और दोनों तरफ से लोग मारे गए। उस जमाने में आज जबकि हमारे उत्तर भारत में यहाँ आरक्षण के साथ डकैती हो रही है, जो आरक्षण मिला हुआ है पिछड़े वर्गों को वह भी ठीक से मिल नहीं रहा है। और आज 2022 में हमारा आरक्षण लूटा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पिछड़े वर्ग के समाज में कोई शुरू करने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि पेरियार का संघर्ष था, ये उनका आंदोलन था, 1950 में वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया पिछड़े वर्ग के, और विद्रोह कर दिया। वहां से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए, उनको वहां की जो CID होती है, जो गुप्तचर, उन्होंने बताया कि साहब ये तमिलनाडु है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का बिहार नहीं है, ये पेरियार का क्षेत्र है, यहाँ हिंसा हो जाएगी, जंग उठेगा। तो ये बात नेहरू को समझ में आ गई।
ये पेरियार का बनाया हुआ क्षेत्र है, तब उनको ये बात समझ जाएगी पेरियार कौन चीज है। पेरियार के लिए लोग मर मिटने को तैयार थे। और ये जब रिपोर्ट गई नेहरू को, तो नेहरू जा करके ये पार्लियामेंट में जा करके संविधान का पहला संशोधन, संविधान में वो 15(1) के ऊपर 15(4) जोड़ करके, संविधान में अनुच्छेद 15(4) जोड़ करके तमिलनाडु में पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बहाली की। कौन किया? ये पेरियार रामास्वामी नायकर के संघर्ष का कारण। इसलिए कोई बहुत बड़े महापुरुष थे और इस महापुरुष ने काम किया, उनके संघर्ष का क्रम बढ़ता गया। 29 जनवरी 1955 को पूरे भारत में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए पहला आयोग बनाया गया, काका कालेलकर आयोग। 29 जनवरी 1955 को तो काका कालेलकर ने 30 मार्च 29 जनवरी 1953 और काका कालेलकर ने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट दी पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने। यानी जो आरक्षण पेरियार के प्रभाव से तमिलनाडु में ये पहले था, वो पूरे भारत में आरक्षण पिछड़ों को देने के लिए 1955 में काका कालेलकर ने रिपोर्ट अपनी सौंपा। और रिपोर्ट में काका कालेलकर ने क्या लिखा कि 1961 की जनगणना जाति के आधार पर किया जाए, जिसके लिए आज सभी लोग मांग कर रहे हैं। काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, कहा कि संपूर्ण स्त्री जाति को पिछड़ा माना जाए, संपूर्ण स्त्री जाति को पिछड़ा मान करके 25% नौकरियां जो है वो फर्स्ट क्लास में दिया जाए। द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाए, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 40% आरक्षण दिया जाए। लेकिन वही नेहरू जो पेरियार के आंदोलन से प्रभावित होकर के डर करके और आरक्षण के लिए 15(4) की व्यवस्था कर दिया, वही नेहरू पूरे भारत में, क्योंकि नेहरू जानते थे डर मुझे तमिलनाडु से है, पूरे भारत से डर नहीं है, क्योंकि भारत में कोई पेरियार का आंदोलन नहीं चल पाया, पूरे भारत में पेरियार का वह संघर्ष नहीं चल पाया था। इसलिए नेहरू जानते थे। तो नेहरू ने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को यह करके बहका दिया लागू करने से कि काका कालेलकर को कहा कि भाई ये जो रिपोर्ट है अगर ये लागू कर दी जाएगी तो सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा। ये है इतिहास। अगर काका कालेलकर आयोग जो पिछड़े वर्ग के लिए था, अगर ये लागू कर दिया जाएगा तो सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा। आपको जानते हैं सामाजिक सद्भाव क्या होता है? यानी जो पूछ है पूछ रहे, जो बीच वाला है बीच रहे, तो नीच के नीच बना रहे, ये नेहरू की दृष्टि में सामाजिक सद्भाव। इसलिए अगर पेरियार का आंदोलन समय चला होता तो नेहरू का ये वर्ड वापस लेना था। लेकिन वो काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को नेहरू ने यह करके कहा। उसके बाद ही संघर्ष चलता रहा। पेरियार रामास्वामी नायकर का संघर्ष चला और ये जगदेव बाबू का संघर्ष चला। जगदेव बाबू ने संघर्ष किया, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये नारा दिया सोशलिस्ट पार्टी के थे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने नारा दिया कि 100 में को पिछड़े बामे 100 में 60, सोशलिस्टों ने बांधी घाट, पिछड़े बामे 100 में, यानी तमाम महापुरुषों ने पिछड़े वर्गों का आरक्षण लागू कराने के लिए संघर्ष किया। संघर्ष इसलिए किया, वो जानते थे कि बिना संघर्ष के लाभ मिलने वाला नहीं। जो संघर्ष पेरियार ने किया तमिलनाडु में, ईमानदारी से किया और डर गया नेहरू। लेकिन नेहरू काका कालेलकर आयोग को लागू करने से नहीं डरे, क्योंकि जानते थे कि यहाँ का समाज निश्चित हो जाएगा। उसी समाज को जगाने के लिए पेरियार रामास्वामी नायकर, जगदेव बाबू और ये ललई सिंह यादव, बीपी मंडल, चंद्रिका प्रसाद विद्यासु, सेवालाल चेसिया, छेदीलाल के तमाम महापुरुषों ने उस संघर्ष जारी रखा। और उसके बाद माननीय रामबाबू मौर्य जी कह रहे थे, उस समय वो नेताओं के कहने पर एक समाज तैयार हुआ और कांग्रेस पार्टी को 1979 में कांग्रेस पार्टी को उखाड़ कर लोगों ने फेंक दिया। यानी तब तक काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को आए 23 वर्ष 9 महीना हो चुका। यही 23 वर्ष 9 महीना तक पिछड़े वर्ग के लोग, पेरियार के लोग, जगदेव बाबू के लोग, ललई सिंह यादव के लोग, तमाम महापुरुषों के लोग जो तैयार हो गए थे, संघर्ष कर रहे थे कि पिछड़ों को आरक्षण मिले। जब अपनी सरकार बन गई जनता पार्टी की,
1979 में लोगों को बड़ा आस हो गया कि अरे अब तो सरकार हो गई है, अब टाटा कालेलकर आयोग की रिपोर्ट अब जो है लागू हो जाएगी 24 साल के बाद। यानी 24 साल तक समाज संघर्ष करता रहा। सबको ये हुआ कि अब लागू हो जाएगा, अब पिछड़े वर्गों का भला हो जाएगा, नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई कौन थे? उच्च जाति के थे। और विदेश मंत्री कौन बना? अटल बिहारी वाजपेयी। ये दोनों आपस में षड्यंत्र कर गए। षड्यंत्र कर गए। जब लोगों ने आकर के कहा, कस्तूरी ठाकुर, जगदेव, तमाम लोगों ने, तो मोरारजी देसाई ने बहका दिया। मोरारजी देसाई ने कहा कि यह रिपोर्ट तो अब पुरानी पड़ गई है। अगर कोई सच्चा होता है, समाज का हितैषी होता है, कहता कि चलो जो पहले आयोग है उसको लागू कर दिया जाए, अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो उसकी समीक्षा करके इसको पूरा लागू करें। लेकिन मन में खोट था। तो मोरारजी देसाई ने ये कहा कि यह रिपोर्ट तो पुरानी पड़ गई है। पिछड़े वर्ग के नेताओं को बहका दिया, यह रिपोर्ट तो पुरानी पड़ गई है, तो उन्होंने इसकी जगह एक नया आयोग गठित किया। तो मोरारजी देसाई ने 1 जनवरी 1989 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विद्याश्री प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग गठित। मंडल साहब ने बहुत मेहनत करके 2 साल में उन्होंने पिछड़े वर्ग की भलाई के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट 30 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत। लेकिन तब तक मोरारजी देसाई सत्ता से चले गए। उनकी जगह आ गई थी इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी थी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। और इंदिरा गांधी ने प्रशिक्षण लिया था कांग्रेस से और ये नेहरू से। तो इंदिरा गांधी ने भी उसको ठंडी बस्ती में डाला। इंदिरा गांधी चाहती तो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर सकती थी। इंदिरा गांधी ने नहीं लागू किया। इंदिरा गांधी के बाद आए उनके लाल राजीव गांधी। राजीव गांधी ने भी पिछड़े वर्गों का आरक्षण लागू नहीं किया। लेकिन तब तक जैसे अभी चल रहा है जन जागरूकता का कार्यक्रम, तब तक भारत की धरती पर पेरियार का आंदोलन, जगदेव बाबू का आंदोलन, ये अंदर ही अंदर चल रहा था। आग लगते आ रही थी। जौनपुर में हमारे विधायक जैसे लोगों ने खूब संघर्ष किया। तमाम इसी तरह जिले जिले में संघर्ष होता रहा। और उधर पेरियार के नाम पर निकले मानव कांसीराम, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जन जागरूकता किया। पेरियार को तमिलनाडु से निकाल करके अगर पूरे भारत में, उत्तर भारत में अगर पहचानने का काम किया तो 2 महापुरुष थे, एक ललई सिंह यादव और दूसरे मानव कांसीराम। मानव कांसीराम ने जन जागरूकता अभियान कराया खूब पेरियार के नाम पर। उन्होंने सीधे सीधे अपने पार्टी के पोस्टर पर पेरियार रामास्वामी नायकर का फोटो लगा करके आम जनता में जागरूकता खूब पैदा की। उन्होंने पिछड़े वर्ग का आरक्षण लागू कराने के लिए जगह जगह सभाएं किया और नारा दिया, पिछड़ों को आरक्षण दो वरना गद्दी खाली करो, पिछड़ों को आरक्षण दो वरना गद्दी खाली करो, मंडल आयोग लागू करो जो वरना कुर्सी खाली करो। इस तरीके से बात कह करके समाज में जागरूकता लाने का काम। उधर तब तक तैयार हो गए थे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, माननीय मुलायम, ये तमाम पिछड़े वर्ग के नेता जो तैयार हुए। उसका कार्य था पेरियार की जमाने का चला आंदोलन धरती पर चल रहा था। पेरियार की जगदेव बाबू का आंदोलन तो धरती पर चल रहा था, गांव में चल रहा था, मणिपुर में चल रहा था, छप्पन में चल रहा था। उसका परिणाम ये हुआ। फिर लोगों ने मिलकर के 1989 में जनता दल की सरकार, जनता दल की सरकार बनाई। जनता दल में वीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए। लेकिन वीपी सिंह को पता चल गया कि जो बहकाने का काम ये नेहरू ने किया 1955 में, मोरारजी देसाई ने बहकाने का काम किया जिन पिछड़ों को, इंदिरा गांधी ने बहकाने का काम किया, राजीव गांधी ने बहकाने का काम किया। वीपी सिंह को बात पता चल गई। अब पेरियार, जगदेव, ललई यादव के लोग आ गए हैं, उनके नेता आ गए हैं, उनको बहकाने की हिम्मत वीपी सिंह को नहीं हुई। और उसके बाद 1990 में पिछड़ों को आरक्षण की घोषणा। ये पेरियार की देन है, जगदेव बाबू की देन है, ललई सिंह यादव की देन है, किसी वीपी सिंह या किसी का देन नहीं। हम उनका स्वागत करते हैं, वीपी सिंह को सम्मान के साथ देखते हैं कि उनके द्वारा लागू हुआ। लेकिन यह जो हुआ इसके पीछे समाज था, समाज तैयार हो रहा था, जो आग चल रही थी, जो इस तरीके से कार्यक्रम हो रहा था, ये छोटे छोटे कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे थे। उसका प्रतिफल ये हुआ कि मंडल आयोग साथियों
उसी तरीके से पेरियार रामास्वामी के आंदोलन को लेकर के चले ललई सिंह यादव। पेरियार रामास्वामी ने सबसे पहले 1930 में जो रामायण यहाँ की है, उस रामायण की समीक्षा की, उस रामायण को पढ़ा और जाना, ये तो अंधविश्वासों का एक निंदा है। उनके मन में ये बात आ गई कि इस चीज को लेकर के मुझे डिस्पोज करना, मुझे समाज के बीच में जाना है, बताना है कि आप अंधविश्वास में न रहे। उन्होंने तमिल भाषा में जो रामायण है, इस रामायण की समीक्षा लिखी, पुस्तक लिखा। 1959 में आकर के 1959 में उन्होंने उसी रामायण जो समीक्षा लिखी थी उसको अंग्रेजी भाषा में लिखा। उसका नाम था द रामायण अ ट्रू रीडिंग। 1959 में पेरियार रामास्वामी ने जो रामायण की समीक्षा लिखी थी उसका नाम या अंग्रेजी में द रामायण अ ट्रू रीडिंग। पेरियार रामास्वामी नायकर को तलाश थी उत्तर भारत में कि कोई आदमी मुझे मिले इस पुस्तक का अनुवाद करके वहां प्रचारित करें। इसके लिए वो लखनऊ में आए, छेदीलाल साथी जी से मिले थे। लखनऊ में आए, कानपुर में गए, आगरा में गए, इलाहाबाद में गए। 2-3 बार पेरियार रामास्वामी नायकर उत्तर प्रदेश की धरती पर आए, लेकिन धीरे से बाद में ही सही उनको ललई सिंह यादव के नाम का एक मर्द मिला। ललई सिंह यादव जिन्हें उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता है, वो मर्द मिला उन्हें। ललई सिंह यादव ने कहा कि मैं आपके रामायण द ट्रू रीडिंग का मैं उसका हिंदी अनुवाद करूंगा। उन लोगों में बीच में बात हुई। ललई सिंह यादव ने 1968 में पेरियार रामास्वामी का जो रामायण था, सच्ची रामायण, द रामायण द ट्रू रीडिंग, उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया 1968 में। और जब अनुवाद किया, जब वो पुस्तक जब छप करके मार्केट में आ गई, तो ललई सिंह यादव एक बहुत बड़े बौद्ध नेता, एक बहुत महान सम्राट, के बहुत बड़े अनुयायी थे। उन्होंने अपने पुस्तकालय का नाम ही रखा था अशोक पुस्तकालय। ललई सिंह यादव ने अपने पुस्तकालय का नाम ही रखा था अशोक पुस्तकालय। उन्होंने उस पुस्तक को प्रकाशित किया। 8 दिसंबर 1968 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो उत्तर भारत के पेरियार थे ललई सिंह यादव, जिन्होंने पेरियार रामास्वामी नायकर की पुस्तक का अनुवाद किया था, उसका नाम था सच्ची रामायण, उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव की जो अनुवादित पुस्तक थी, उसको 8 दिसंबर 1968 को जब्त कर लिया और ललई सिंह यादव मुकदमा चला कहां? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जम के मुकदमा चला और 3 जज थे उसमें, जस्टिस श्रीवास्तव, जस्टिस कीर्ति और जस्टिस हरिशंकर। 3 जज बैठे थे साहब 1969 में। 25, 26, 27 अक्टूबर 3 दिन लगातार उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में सच्ची रामायण यानी रामचरितमानस और ये पेरियार रामास्वामी नायकर और ललई सिंह यादव की रामायण, ये दोनों मेज पर रख करके समीक्षा हो रही थी कि कौन सही है कौन गलत है। कि दोनों रामायणों पर बात चल रही थी और 3 जजों की बेंच बैठी थी। 3 जजों की बेंच बैठी थी और ये तुलसीदास की रामायण और पेरियार रामास्वामी नायकर और ललई सिंह यादव की रामायण दोनों मेज पर रख करके 25, 26, 27 अक्टूबर को 3 दिन लगातार हाई कोर्ट में बहस चला, मुकदमा चला कि सही क्या है गलत क्या है। 1 जनवरी 1971 को फैसला आया, जस्टिस कीर्ति ने फैसला किया कि जितनी जब पुस्तकें हैं सच्ची रामायण की, उनको ललई सिंह यादव को बाइज्जत वापस। हाई कोर्ट का फैसला है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जितनी जब पुस्तकें हैं ससम्मान ललई सिंह यादव को वापस दिया जाए और 300 रुपया हर्जा खर्चा जो ललई सिंह यादव का लगा था, पेरियार ललई सिंह यादव का जो 300 रुपया हर्जा खर्चा लगा था, उसको सरकार को आदेश दिया कि इनको वापस दिया। ये वर्डिक्ट है 1971 का। लेकिन मनुवादी सरकार कहाँ मानने वाली है? मनुवादी सरकार कहाँ मानने वाली है? सरकार तो वही होती है जो उसके जनमानस ने उसको चुन करके भेजा है। तो सरकार तो डरती है कि अगर हम ललई सिंह यादव को छूट दे देंगे तो हमारी जनता हमको गिरा देगी। उत्तर प्रदेश की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। वही तुलसीदास की रामायण और पेरियार रामास्वामी की रामायण के मुकदमे को इसको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, ललई सिंह यादव विजेता घोषित किया। उसी मुकदमे जब उत्तर प्रदेश की सरकार हार गई, उस मुकदमे को लेकर के
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 5.5 साल तक तुलसीदास की रामायण और सच्ची रामायण पेरिया रामास्वामी की रामायण पर बहस हुआ। 5.5 वर्षों तक वहां बहस हुआ। वहां भी 3 जजों की बेंच बैठी थी, 3 जजों की बेंच बैठी थी। वहां पे 16 सितंबर 1976 यानी कल का जो डेट था, यानी आज से लगभग 46 साल पहले। आप सोचिए हमारे महापुरुष कब लड़ा करते थे, हमारे महापुरुष कब लड़ा करते थे। 46 साल बीत गया। 16 सितंबर 1976 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वर्डिक्ट दिया, फैसला सुनाया। क्या सुनाया? कि हाई कोर्ट का निर्णय सही है। क्या हाई कोर्ट का निर्णय सही है? ललई सिंह यादव सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए। ललई सिंह यादव के जीतने का मतलब पेरिया रामास्वामी भी जीत गए। आप सोचिए, आप बताइए, भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों से बड़ा कोई न्यायकर्ता नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है भारत की धरती पर। और तब जब 3 जजों का बेंच है, वो तो सबसे अंतिम फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ललई सिंह यादव ने, पेरियार रामास्वामी नायकर ने तुलसीदास को हरा दिया है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या रह गया? आप हारे हुए लोगों के साथ रहना चाहते हो? शर्म नहीं आती? हारे हुए लोगों के साथ आप रहते हो, उनका गुणगान करते हो। अरे सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा जुल्लू भर पानी में डूब मरिए। जो आदमी लड़ करके उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जीत गया हो और 3 जजों की बेंच से जीत गया हो, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, इतना बड़ा महान विजय था, हम उसको याद नहीं करते। और नकली लोग हैं जो हारे हुए लोग हैं, तो भाई संवैधानिक बात है ना, तो संवैधानिक बात है, हारे हुए लोगों का हम गुणगान करते हैं, हारे हुए लोगों का साहित्य अपने घरों में रखते हैं। और जो जीता है, विजेता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, उसकी बात हम नहीं करते। हमें सोचना पड़ेगा, खासतौर पर जो हमारे समाज के लोग बैठे, सबको इस बात पर चिंतन करना होगा कि हमें हारे हुए लोगों के साथ नहीं, बल्कि जीते हुए लोगों के साथ खड़ा होना। मैंने आज से 16-17 साल पहले पेरिया ललई सिंह यादव पर एक मैंने विशेष अंक बनाया था। ये ललई सिंह यादव की मैगजीन चलती थी अम्बेडकर टुडे नाम से, मैंने बनाया था। तो मैंने यादव समाज पर फोकस किया था। यादव समाज जो तमाम तरह के नकली महापुरुषों को मानता है, मैंने उनको कहा कि भाई देखो, ये ललई सिंह यादव महान विजेता, महान नेता ललई सिंह यादव ने, मैंने कहा कि ये राम मनोहर लोहिया के रामायणी प्रेम के धूल विरोधी थे ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने पिछड़ों को रामायणी नरक से निकालने के, यानी हारी हुई साहित्य से, वो ललई सिंह यादव ने पिछड़ों को रामायणी नरक से निकालने के लिए सच्ची रामायण पुस्तक का प्रकाशन किया। विवाद हुआ, मुकदमा चला और अंततः सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जीत हुई। लेकिन अफसोस उनकी ही रक्त जाति अपनी महान विजेता को पहचाने से। यानी जो लोग जातिवाद करते हैं, तो यार कम से कम जो जीता हुआ उसके साथ जातिवाद करो। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि महापुरुष कौन होता है, नहीं समझ में आता मानवतावाद क्या होता है, तो जो लोग जातिवादी हैं उनसे कहो यार तू जातिवाद तुम्हें करना है, क्यों नहीं ललई सिंह यादव के नाम जातिवाद करो। वो क्या बुरे हैं? वो तो जीता हुआ आदमी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जीता हुआ है। तो मैंने इस तरीके से वह पत्रिका का बना करके समाज में चेतना लाने का मैंने काम किया, क्योंकि मेरे मन में ये था कि और तमाम समाज के लोग को जनरली जो जातिवादी लोग हैं उनको उसी रास्ते से ये बताया। मैंने यादव समाज के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा एक कविता की मंच मैंने बनाई। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के तहत बच्चों को खड़ा करके मैंने कविता लिखी और उसको मैंने छापा भी। 2006 का अंक, अप्रैल 2006 का अंक, जिसके भी पास होगा वो देख सकता है। बच्चों की तरफ से मैंने बताया कि आपने बता रहा हूँ, उन्होंने बच्चों के हम यादव वंश के अच्छे बच्चे, हम यादव वंश के अच्छे बच्चे, अपने मम्मी पापा के ये अच्छे बच्चे, मम्मी मेरी उल्लू हैं, पापा मेरे बुद्धू हैं, दादा की तो बात न पूछे, तुलसीदास के चमचे हैं।
मम्मी मेरी गुड्डू है, पापा मेरे उल्लू हैं, दादा की तो बात न पूछे तुलसीदास के चमचे। ये असली को नकली समझाएं और नकली को असली, असली को नकली समझाएं और नकली को असली। मेरी कोई बात माने करते हैं सब मनमानी। मम्मी पापा मामा मामी और हमारे दादा दादी ललई सिंह का नाम न जाने यादव है या अज्ञानी। भाई ये ललई सिंह का नाम नहीं जानते, यादव है या अज्ञानी? यादव है जो जातिवाद करते हो नाम पे, यादव के नाम पर। हाँ किसी को हम बात कह रहे हैं तो जातिवाद करते हो, हमारे मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी यादव है या अज्ञानी, ललई सिंह का नाम न जाने। बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ने के जब अफसर बन जाएंगे, सबके प्यारे बन जाएंगे, सबसे पहले अपने घर में ललई का फोटो लगवाएंगे, तब मेरा हुक्म चलेगा, तब मेरा हुक्म चलेगा। खूब करेंगे मनमानी, ललई का मिशन बढ़ाने को तैयार अभी से होना है। यादव वंश के अच्छे बच्चों होशियार अभी से। यानी हम लोग जिस भी समाज के रहने वाले हैं, हम लोगों का एक कर्तव्य है कि जातिवादी समाज जातिवाद करता है, उसको अपने महापुरुषों के माध्यम से हम उसको सही रास्ते पर लाना है। क्योंकि किसी को भी यदि हम कहेंगे कि भैया ये मानववाद है, तो समझ नहीं पाता। उसको अपने महापुरुषों के संघर्ष को याद दिलाना होगा, तब जाकर के वो सही रास्ते पर। तो मैं आपसे एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि पेरियर रामास्वामी नायकर का आंदोलन केवल पूरे भारत के साथ ही साथ आपकी जौनपुर में भी आया था। पेरियर रामास्वामी नायकर का आंदोलन पूरे भारत के साथ ही साथ आपके जौनपुर में भी आया था। 1969 का ये घटना है। मैंने अम्बेडकर की पत्रिका में पूरा हवाला दिया था तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ। 1969 में अक्टूबर का महीना था। मेरे पिताजी पारसदार मौर्य, आप लोग सब लोग जानते होंगे, पेरियारवादी थे, अम्बेडकरवादी है। उन्होंने कहा, घोषणा किया अपने साथियों के साथ, इस साल जनपद जौनपुर में 1969 में हम रावण का पुतला दहन नहीं होने देंगे। उन्होंने ऐलान किया और बहुत सी बातें होंगी जो मंच से नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि जनपद जौनपुर में 1969 में कि हम रावण का पुतला दहन नहीं होने देंगे। इसके साथ उस साथियों के साथ दशहरा का कार्यक्रम था और चले स्टेशन से चले नारा लगाते हुए, महामानव रावण की जय, वैज्ञानिक रावण की जय, समतावादी रावण की जय, जो रावण को जलाएगा वह खुद ही जल जाएगा। तो भीमसेना जिंदा, उसमें लोग भीमसेना बनाई। इस तरीके से आंदोलन चला। वो लोग आते आए, काफी लोग थे उनके साथ, मन में आ गया क्योंकि ये लोग जो समाज जो लोग थे, हमारे पिताजी जैसे लोग थे, जो उनके साथी लोग थे, उन्होंने प्रण किया कि पेरियार रामास्वामी नायकर वहां आंदोलन चला रहे हैं पूरे भारत में। उन्होंने प्रण किया कि हम लोग जौनपुर में भी वो आंदोलन चलाएंगे। और वो नारा लगाते हुए चले आए कोतवाली। वहां कोतवाल खड़ा था, कोई वर्मा, तो याद नहीं, हमारे पिताजी ने बताया, वहां कोई वर्मा कोतवाल था। उसने कहा ये गलत है। मेरे पिताजी ने कहा गलत नहीं है, भारत के संविधान के तहत हमें अधिकार मिला है कि रावण का पुतला जलाने से हमें ठेस लगती है साहब, तो हमारे महापुरुष थे, हमें ठेस लगती है, इसलिए हम लोगों ने प्रण किया है कि इस जनपद जौनपुर में रावण का पुतला दहन नहीं होना चाहिए। तो वर्मा कोतवाल ने कहा कि संवैधानिक रूप से बात की बात सही है कि अगर आपको ठेस लगता है तो आपको अधिकार मिला है कि भाई रावण का पुतला जलाएगा, हमें ठेस लगता है, हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन भाई परंपराओं वाली बात है क्या, लेकिन वो लोग नहीं माने और अंततः मेरे पिताजी सहित कई साथियों 1969 में मैंने जेल से रिकॉर्ड निकलवाया तो उसमें सब निकला कि कई लोग जेल में गए थे। 1969 में वही कोतवाल वही पे सबको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके वो जो बैरक वाला नहीं होता, वो गाड़ी में बंद करके सबको जेल लेकर के जा रहा था। मेरे पिताजी ने कहा उस समय वो दीवाने मस्ताने की तरह पेरियार के नाम पर, अम्बेडकर के नाम पर संघर्ष हो रहा था, जुनून जैसा था। उन लोगों ने उसी गाड़ी के अंदर रावण कीर्तन करते हुए जा रहे थे, कोतवाल भी साथ लेके बैठा था। रावण कीर्तन कर रहे थे, जय जय रावण, जय हरि रावण, जय जय कुंभकर्ण पथ पावन, जय जय विघ्न विनाशक रावण, रावण पर बस एक बिचारा, अपना आप ही करो सहारा, रावण की सुंदर नीति, मानव मानव में बहुती थी। और इतना जोश मन था। ये कहते लोग चले गए जेल में। जेल में जाकर के भी लोगों ने उत्पात किया।
कहा कि बाहर को द्वार जाकर के देखो, हमारे महापुरुष महामानव रावण का पुतला तो कहीं नहीं चल रहा है। अगर हम लोग जेल से निकले तो जीवन भर आंदोलन करते रहेंगे और रावण का पुतला दहन नहीं होने देंगे। लेकिन ये भाई बात सत्य है, आप लोग पता कर लीजिएगा। 1969 में जौनपुर धरती पर कई जगह रावण का पुतला दहन नहीं हुआ। वो आंदोलन चला उसमें, वो जो है उस समय वो आंदोलन चला। बाद में जब वो लोग जेल से आए तब वो फिर जगह जगह एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। 1969 के बाद जनपद जौनपुर की धरती के इतिहास में आप लोग पता कर लीजिएगा, पेरियार रामास्वामी नायकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में हमारे पिता माननीय पारसनाथ मौर्य, लालचंद मौर्य जी और तमाम ऐसे लोग हैं जो जिनका मैं नाम नहीं जान पाता हूँ। मैं सबको आज सम्मान की नजरों से उन्हें भी बहुत बहुत नमन करता हूँ, जिन्होंने पेरियार रामास्वामी नायकर के आंदोलन को आगे चलाया। मैं आज नमन करता हूँ माननीय काशीराम साहब, जिन्होंने उत्तर भारत में पेरियार रामास्वामी नायकर के आंदोलन को बखूबी चलाया। मैं इन सब शब्दों के साथ आप लोगों से अपनी बात में विराम दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं जानता हूँ कि ये हमारे बाबा हैं, ये भारत के बाबा हैं। भारत के बाबा का सम्मान होना चाहिए, भारत के बाबाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। जो जीता हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, अच्छा उसके साथ में खड़ा होने क्या थी, हमारा कौन क्या कर लेगा। व्यवहारिक आधार पर कोई मुझसे चिढ़ भले सकता है, लेकिन अगर मैं अपने बाबा के साथ खड़ा हूं और कह सकता हूं 1 जनवरी 1976 को मेरा बाबा 3 जजों के कोर्ट से जीता हुआ है, आज तक कोई चुनौती नहीं दे पाया। आज तक गर्व करने वाले किसी माई के लाल ने 1 जनवरी 1976 के बाद जो वर्डिक्ट आया उसको कोई चुनौती नहीं दे सका, और कोई माई का लाल चुनौती दे भी नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं। कहां जाओगे, वहां से हम जीते हुए। इसलिए जो हमारे बाबा हैं पेरियार रामास्वामी नायकर, ललित सिंह यादव, अजय राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, माननीय काशीराम, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, हमारे संत कबीर, संत गाडगे, संत तमाम हमारे बाबा हैं। ये हमारे संबंध है, जीने का आधार है, ये मजबूत है। उनके साथ हमें खड़े, अगर हम खड़े हो गए उनके साथ अगर हम चल रहे, कोई माई का लाभ हम लोगों का पानी बाकी जो हमारे बाबाओं ने संघर्ष किया हमारे। इसलिए मैं आप सबसे नारा लगवाना चाहता हूँ, आप लोग भारत माता की जय बहुत कहते हो, कहिए, कोई आपत्ति नहीं। भारत माता का जय कहना चाहिए, क्योंकि माता सब कहीं भी लग जाता है, श्रद्धा का विषय होता है, प्रेम का, ममता का विषय होता है। लेकिन जो लोग भारत माता का जयकारा करते हैं उसे यदि पूछे बताओ भारत माता की जय कहते हो, भारत की बाबा का नाम क्यों नहीं लेते हो? क्या कोई बच्चा बिना माँ बाप का पैदा होता है? वही बच्चा इस धरती पर बिना माँ बाप का नहीं पैदा होता है। अगर भारत माता तुम्हारी है तो बताओ भारत का बाबा कौन? वो लोग नहीं बताते, लेकिन हम लोग बताते हैं कि भारत का बाबा कौन है। भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन, ज्योतिबा फुले, संत कबीर, संत गाडगे, संत रविदास, साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी, बीपी मंडल, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, शिवदयाल चौरसिया, राम स्वरूप वर्मा, ललित सिंह यादव, जगदेव बाबू, मानव, ये सब हमारे बाबा हैं। इसलिए अगर आगे बढ़ना है समाज को तो अपने बाबाओं का जयकारा लगा करके आगे बढ़ना होगा, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए अगर आप लोग अपने बाबा के वंशज हैं, बाबा के नाम पर चलना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, फतह करना चाहते हैं, तो दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ भारत बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की। धन्यवाद।